दोस्तों हाल ही में मैंने सप्लायर शंकर नाम की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रंजीत सिंह राजपूत जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 9.4 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में देख सकते हो। ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है जिसके एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार खूनी कौन है और क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर तो आप शॉक रह जाओगे। ये मूवी एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमें ऐसे ही वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर रात के समय में जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। तभी यहाँ पर हम CNR नाम के एक बार और रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी किसी की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर देता है। वो किसी हथियार से बार बार उसके शरीर पर स्टैब करके बड़े ही खतरनाक तरीके से उस आदमी को मार डालता है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि CNR बार में किसी की लाश पड़ी है और ये खबर सुनते ही पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ पर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद लाश को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाता है और पुलिस इस लाश की आखिरी खबर किसने दी थी उस लड़के को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब ये लड़का थाने में आकर एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और उसके साइड में दो चोर अभी मार खाकर बैठे हुए थे। वो लोग उस लड़के से पूछने लगते हैं कि अरे तू यहाँ पर नया है क्या, बता तूने किसी का मर्डर किया है या फिर रेप या फिर हमारी तरह चोरी करके पकड़ा गया है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सप्लायर शंकर है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो दो चोरों से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। अब यहाँ पर शंकर अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक CNR बार में काम करता है और आज सुबह वो अपने रूम में दोस्तों के साथ सो रहा होता है। लेकिन तभी सुबह सुबह उसकी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है क्योंकि उस आदमी को दारू चाहिए थी। अब शंकर को ना चाहते हुए भी सुबह सुबह उठना पड़ता है और वो उस आदमी को डांटने लगता है कि तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह शराब क्यों पीते हो, हमारे दुकान का टाइम तो 9 बजे खुलने का है, ये तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि जब मुझे शराब चाहिए होती है ना तब मुझे शराब को पीना ही पड़ता है। अब शंकर की ये बातें सुनकर वो चोरों से कहते हैं कि अरे ये क्या, हमने तुम्हें अपनी कहानी बताने के लिए कहा था और तुम तो हमें उस शराबी की कहानी बता रहे हो, बताओ तुम हमें तुम्हारी पूरी कहानी बताओ। तो अब यहाँ पर शंकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जब शंकर छोटा था। अब शंकर की माँ का नाम होता है सरला। उसकी माँ सीधी सादी और एक मेहनती महिला थी, लेकिन शंकर के पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे और इसी शराब की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मतलब कि शंकर के पिताजी जितना भी कमाते थे वो उन सारे पैसों को दारू पीकर ही उड़ा देते थे। इतना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा दारू पीकर गांव में इधर उधर पड़े रहते थे, जिस वजह से गांव के लोग भी शंकर की माँ को बहुत ही बुरा भला कहते थे। और अब इनसे तंग आकर शंकर की माँ सरला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे एक दिन जब शंकर के पिताजी अपने घर पर ही दारू पी रहे होते हैं तो सरला उन्हें कहती है कि ये क्या, अब तुम घर पर भी दारू पीने लगे और वो भी अपने छोटे बेटे के सामने। तुम्हें जरा से भी अपने परिवार की फिक्र है या नहीं, हमारे बारे में जरा सोचो और ये दारू छोड़ दो। लेकिन शंकर के पिताजी कहते हैं कि ये मेरे पैसों की दारू है, मैं इसे जितना चाहे उतना पी सकता हूँ, तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब इस बात पर सरला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पति को धमकाते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ये शराब नहीं छोड़ी तो मैं खुद को जलाकर मार दूंगी। और वो घर के अंदर जाकर केरोसिन ढूंढने लगती है। लेकिन तभी शंकर वहाँ पर आकर अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तो बस एक नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हारे पिताजी घबरा कर शराब छोड़ दे, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब सरला अपने पति के सामने जाकर केरोसिन अपने ऊपर डालने लगती है और उसे कहती है कि बताओ तुम शराब छोड़ोगे या नहीं, या फिर मैं खुद की जान ले लूं। लेकिन उसका पति कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक माचिस की तीली नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। वो आग तुरंत ही सरला को भी लग जाती है और उसका पति उसे बचाने के लिए भी जाता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा भड़कने की वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब शंकर ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन वो अपने माता पिता को बचा नहीं पाता। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फुट फुट कर रोने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब शंकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है और उसके गांव के लोग उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। इसलिए शंकर वहाँ से निराश होकर बस पकड़कर शहर में आ जाता है। अब यहाँ पर रात हो जाने के बाद वो एक ढाबे के सामने रुकता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, लेकिन क्या करे उसके पास खाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ पर मायूस होकर बैठ जाता है। तभी हम उस जगह पर नागन्ना नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी दूसरे बंदे को 5,000 रुपए की मदद करता है।
वो आदमी उसे कहता है कि साहब मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे बस सिर्फ 3,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन नागन्ना उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम इन पूरे पैसों को रखो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, बाद में मुझे लौटा देना। अब दोस्तों, उस आदमी की अच्छाई देखकर शंकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि साहब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो नागन्ना शंकर को अपने साथ ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वो उसे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। शंकर कहता है कि नहीं चाचा जी, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता गुजर चुके हैं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं पर कुछ काम ढूंढकर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब नागन्ना को शंकर की हालत देखकर उसके ऊपर दया आती है और वो उसे कहता है कि शंकर आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा, आज से तुम मेरे बार में काम करना। तो ये बात सुनकर शंकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नागन्ना को गले लगा लेता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं शंकर बहुत ज्यादा होशियार होने की वजह से वो बार को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालने लगता है। वो वहाँ के काम बहुत ही होशियारी से सीख लेता है और वहाँ पर जो लोग उसे टिप देते वो उन पैसों को बचा कर रखता। यहाँ पर नागन्ना भी उसकी बहुत ही प्यार से देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देता है। और दोस्तों इस तरह से 15 साल गुजर जाते हैं और अब शंकर देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। अब इस बार में वो 9,000 की नौकरी करता है और इसी बार में काम करने वाले शंकर के 2 दोस्त भी हैं, जिसमें से एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है लकी। अब एक दिन उनके बार पर प्रकाश नाम का एक आदमी उधारी के तौर पर दारू मांगने के लिए आता है। तो वहाँ पर काम करने वाला एक बंदा उसे मना करके यहाँ से जाने के लिए कहता है। प्रकाश उस बंदे से कहता है कि तुमसे अच्छा तो शंकर है, वो कभी कभी हमें उधार पर शराब दे देता है। तो वो काम करने वाला बंदा शंकर को अपने पास बुलाता है और उसे डांटता है कि तुम्हारे वजह से लोग यहाँ पर उधारी मांगने के लिए आ रहे हैं, चलो मुझे कुछ काम है, अब यहाँ पर काउंटर संभालो। ऐसा कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब शंकर प्रकाश से कहता है कि देखा, तुम्हारी वजह से मुझे डांट खानी पड़ गई, अब ये शराब लो और चले जाओ यहाँ से। और उसे शराब देते वक्त शंकर दुकान के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है। वो लड़की इस बार के अंदर आती है और शंकर से एक दारू के बारे में पूछती है, क्या इस नाम की दारू यहाँ पर मिल सकती है? तो शंकर उसे वो दारू की बोतल दे देता है। अब यहाँ पर ये बोतल 580 रुपए की थी, लेकिन उस लड़की के पास सिर्फ 550 रुपए थे। तो वो लड़की कहती है कि मैं बाकी के 30 रुपए आपको बाद में दे दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शंकर उस लड़की का पीछा करता है और तभी वो देखता है कि वो लड़की तो रास्ते पर ही बोतल खोलकर दारू पीने वाली होती है। और ये देखकर शंकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों शंकर को पहली नजर में वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ये कहो कि उसे प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की को दारू पीता हुआ देखकर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं स्कूल के छूटने के बाद 10-12 साल की लड़कियां अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उन लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। इस तरह से शहर में बहुत सारी लड़कियां किडनैप हो जाती है। अब उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर हंगामा करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गई थी लेकिन अभी तक घर पर नहीं लौटी है, प्लीज आप लोग उन्हें ढूंढ दीजिए। अब यहाँ पर ऑफिसर नारायण उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। तभी वहाँ पर उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर अशोक पहुँचता है। नारायण उसे बताता है कि सर, यहाँ पर इन लोगों की बच्चियां गायब हुई है। तो अशोक पूछता है कि कितने बच्चे गायब हुए हैं? तो वो लोग बताते हैं कि 5 स्कूल से टोटल 30 बच्चियां गायब हुई है। अब यहाँ पर ऑफिसर अशोक उन पेरेंट्स को अपने बच्चों की डिटेल्स लिखवाने के लिए कहता है और आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके बच्चों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर ऑफिसर नारायण सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी सारी लड़कियों को किडनैप किसने किया होगा। यहाँ दूसरी तरफ शंकर मंदिर में आया होता है। वो भगवान जी से कहता है कि भगवान जी, कल मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन क्या करूँ, वो लड़की शराबी निकली। ऐसी लड़की से प्यार करने से अच्छा है मैं सिंगल ही रहूं। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि तभी वो लड़की उसके हाथ पर 30 रुपए रखती है, जो कि उसे कल के बोतल के पैसे देने थे। अब ये लड़की भगवान से प्रार्थना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी शंकर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और कल तुम रास्ते पर शराब क्यों पी रही थी? वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पूजा है। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, कल मैं शराब नहीं पी रही थी, वो शराब तो मैं मेरे पिताजी के लिए ले जा रही थी। मेरे पिताजी पैरालाइज है और इस वजह से उन्हें हफ्ते में एक बार थोड़ी सी दारू देनी पड़ती है। और कल रास्ते पर शराब मैं नहीं बल्कि वो भिखारी पी रहा था, मतलब कि उस भिखारी को उस बोतल का ढक्कन खुल नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे कहा ये बोतल का ढक्कन खोल कर दो और मैंने उसकी मदद की और शायद तभी तुमने मुझे देखा होगा। अब समझे, मैं शराब नहीं पीती। अब पूजा शराब नहीं पीती, ये बात सुनकर शंकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा की बस छूट जाती है। तो शंकर उसे कहता है कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ये लोग उसके लूना पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी लूना इतनी स्लो होती है जिससे कि साइकिल भी उसे तेज भाग रही थी।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूजा एक स्कूल में टीचर का काम करती है और अब यहाँ पर स्कूल में पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बच्चे उन दोनों को देखकर कहती है कि क्या पूजा मैडम, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? पूजा कहती है कि चुप बदमाश, कुछ भी कहती रहती हो, चलो अंदर चलो। तो यहाँ पर पूजा शंकर को थैंक यू कहकर स्कूल के अंदर चली जाती है। यहाँ इस तरफ हम ऑफिसर नारायण को देखते हैं जो कि बच्चों की तलाश में छानबीन कर रहा होता है। वो लोगों से जाकर पूछताछ करने लगता है ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बार में 4-5 लड़के आकर बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं और जब मोहन उनके पास जाकर पैसे मांगने लगता है तो शराब की हालत में वो लड़के पैसे देने से मना करने लगते हैं और उल्टा उस मोहन को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर इस बार का मालिक नागन्ना आता है और उन लड़कों को थप्पड़ मारकर पैसे देने के लिए कहता है। अब ये लड़के भड़क जाते हैं और उसके ऊपर चाकू से वार करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर शंकर आकर अपने मालिक को बचा लेता है। और अब यहाँ पर देखते ही देखते बहुत ही जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। शंकर उन सभी लड़कों की हड्डी पसली एक कर देता है, उनकी अच्छी तरीके से धुलाई करता है, फिर उनके वॉलेट में से पैसे निकालकर उनको यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़के जाते जाते शंकर से कहते हैं कि शंकर, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना, तुम आगे से संभल कर रहना। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर अपने लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट जाता है। यहाँ पर वो बहुत ही खुशी के साथ अपने लिए अलग अलग तरह की सब्जियां लेता है और तभी वहाँ पर उस रास्ते से पूजा भी जा रही होती है। शंकर उससे रोकता है और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। पूजा उससे पूछती है कि क्या आपने नाश्ता किया? शंकर कहता है कि मैं नाश्ता नहीं करता, मैं डायरेक्ट दोपहर का खाना खाता हूँ। तो पूजा पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है? शंकर कहता है कि नहीं, कोई नहीं है, बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ के मालिक ही अब मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको प्यार करने लगा। क्या आप मुझसे शादी करोगी? देखिए, मैं आपको अपना ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो अचानक अपने सामने ऐसा प्रपोजल देखकर पूजा थोड़ी सी शॉक हो जाती है। वो शंकर से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। शंकर कहता है कि भले ही मेरे पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन मैं दिल का बहुत ही अच्छा हूँ। मैं जितना भी कमाता हूँ उतने में तुम्हें बहुत ही खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्लीज एक बार इसके बारे में जरूर सोचिएगा। लेकिन पूजा उसे साफ साफ मना करने लगती है। तो शंकर उसे कहता है कि ठीक है, तो आप भी उन्हीं लड़कियों में से निकली जो लड़कों में सिर्फ पैसा ही देखकर शादी करती है। लड़का अच्छा हो ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पूजा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। दरअसल दोस्तों, उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो शंकर से प्यार करती है या नहीं, वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं। इसलिए अब पूजा डायरेक्टली शंकर को ना नहीं कहती। वो उसे कहती है कि शंकर, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुम्हें मेरा फैसला कुछ दिनों के बाद बताऊंगी। तो ये बात सुनकर तो शंकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम जितना चाहे उतना टाइम ले लो, तुम मेरे बारे में सोचोगी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अब शंकर पूजा को पटाने की कोशिश में लग जाता है। वो उसके स्कूल जाता है। वहाँ पर एक लड़की शंकर को क्लासरूम में जाने का आइडिया देती है और वो बच्ची और शंकर क्लासरूम में आकर कहते हैं कि मैडम, आज शंकर सर का बर्थडे है और वो यहाँ पर आकर बच्चों को चॉकलेट बांटना चाहते हैं। तो पूजा कहती है कि ठीक है, ये चॉकलेट बांट सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बर्थडे का तो सिर्फ बहाना था। शंकर तो पूजा से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर पूजा भी शंकर को हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसके बाद हर रोज शंकर पूजा को उसके घर के पास देखने के लिए जाने लगता है, उससे मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी तक पूजा मान नहीं रही थी। एक दिन तो पूजा शंकर को डांट भी देती है और उसके बाद शंकर उससे मिलने के लिए नहीं जाता। लेकिन तभी से पूजा शंकर को बहुत ज्यादा याद करने लगती है। वो अपने घर के पास स्कूल में शंकर का इंतजार करती रहती, लेकिन शंकर नहीं आता। अब ऐसे एक दिन पूजा शंकर को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर वो उसे उसकी जन्म तारीख, टाइमिंग और उसके गाँव के बारे में पूछती है। वो तुरंत ही ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एस्ट्रोलॉजर को भेज देती है और यहाँ शंकर से कहती है कि अगर हमारी कुंडली मिल गई तो मैं तुमसे शादी करूंगी। शंकर कहता है कि अच्छा, तो मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कि अगर कुंडली नहीं मिली तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इस तरह से ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी पूजा के फोन में एक मैसेज आता है और उनकी कुंडली मैच हो जाती है। अब पूजा जैसे ही मैसेज पढ़ती है वो तुरंत ही शंकर के गले लग जाती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जाओ जाकर शादी की तैयारी करो। और ये बात सुनकर शंकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके अगले दिन से ही ये दोनों इधर उधर घूमने लगते हैं और उन दोनों को एक साथ घूमता हुआ शंकर का मालिक देख लेता है। अब उसके बाद क्या था, उसके अगले ही दिन नागन्ना शंकर को लेकर पूजा के घर के पास जाता है ताकि पूजा का हाथ मांग सके और उन दोनों की शादी कर सके। यहाँ पर अपने घर में पूजा अपने पिताजी के साथ बातचीत कर रही होती है और वो शंकर और उसके मालिक को यहाँ पर देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है।
अब वो दोनों अंदर आने के बाद पूजा के पिताजी को सारी बात बताते हैं। नागन्ना कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शंकर को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है और आगे जाकर जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ इसका ही होने वाला है। तो क्या आपकी इस शादी के लिए हाँ है? अब पहले पूजा के पिताजी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब से मैं पैरालाइज हुआ हूँ तब से 5-6 सालों से मेरी बेटी मेरी सेवा कर रही है और मैं मेरी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरा मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। अगर उसने कोई लड़का ढूंढा है तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, हम एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। तो अब ये बात सुनकर शंकर और पूजा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब उसके अगले ही दिन नागन्ना पंडित जी से बातचीत करता है, लेकिन पंडित जी उसे बताते हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ही मुहूर्त है। उसके बाद अगले 6 महीने तक कोई भी मुहूर्त नहीं है, इसलिए आपको शादी जल्द ही करनी होगी। तब यहाँ पर नागन्ना शंकर को अपने पास बुलाता है और उसे 50,000 रुपए देता है। वो उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी शादी के लिए, और इस गली के साइड में एक घर किराए पर ले लो। अब तुम बैचलर नहीं रहे, तुम्हारी शादी होने वाली है। और ये सब कुछ देखकर शंकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मालिक के गले ही लग जाता है। उसका मालिक कहता है कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? खैर, अब उसके अगले दिन कुछ पेरेंट्स पूजा के स्कूल पहुंचते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि कल से हमारी बच्चियां घर पर नहीं लौटी है। हमने बच्चों को स्कूल भेजा था, यहाँ पर स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर टीचर और प्रिंसिपल कहते हैं कि देखिए, इसमें स्कूल की कोई गलती नहीं है। स्कूल के बाहर जाने के बाद लड़कियां क्या करती है ये हमें क्या पता। तो यहाँ पर पूजा सभी लोगों को शांत करती है और कहती है कि हमारा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है हम उन बच्चों को ढूंढते हैं। और ये लोग शहर के अलग अलग कोने में जाकर उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर इस तरफ शंकर पूजा को कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे शादी के रिलेटेड कुछ सामान खरीदना था। लेकिन यहाँ पर पूजा बिजी होने की वजह से वो उसका फोन नहीं उठाती। अब उसके बाद शंकर अपने लिए और पूजा के लिए कपड़े खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाता है। अब जैसे वो दुकान से बाहर निकलता है तो तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो घबराते हुए तुरंत ही पूजा के घर पर पहुंचता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में पूजा की मौत हो चुकी थी। मतलब कि अब शंकर को खुशियां मिलने चालू ही हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में फिर से मातम छा गया। शंकर पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और पूजा को ऐसा मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद वो गुमसुम सा रहने लगता है, खाना वाना छोड़ देता है और फुट फुट कर रोते रहता है। उसके दोस्त मालिक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस शहर में हो रही लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला था। अब एक दिन रात को बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। शंकर के बार में लाइट चली गई थी। शंकर एक टेबल पर आकर किसी का ऑर्डर लेने लगता है और तभी एक दूसरा आदमी दारू पीकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अंदर के कमरे में उसे किसी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है और वहाँ पर खून भी बह रहा था। वो आदमी चिल्लाने लगता है और शंकर वहाँ पर देखता है तो सच में वहाँ पर किसी की लाश पड़ी थी। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से अभी तक वहाँ पर उस लाश का चेहरा किसी ने देखा नहीं था। अब ये लोग उस लाश के पास भी नहीं जाते क्योंकि सबूत भी मिट सकते थे। इसलिए अब शंकर तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और ऑफिसर नारायण जब उस लाश को देखता है, ये लाश और किसी की नहीं बल्कि इस बार के ओनर नागन्ना की है। और ये देखकर तो शंकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने तो पिता समान मालिक को मरा हुआ देखकर उसे तो एक और बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने गर्लफ्रेंड को खोया था और अब उसे इतना प्यार करने वाला उसका नागन्ना। और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर पुलिस शंकर को थाने लेकर गई थी। खैर, अब उसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है कि उस बार ओनर को किसने मारा होगा। पुलिस क्राइम लोकेशन पर जाकर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती है। उसके 1-2 दिन बाद अब उस बार में आए हुए लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन जितने भी लोग आए थे पुलिस को उन लोगों के ऊपर शक था। उन लोगों में से किसी ने एक ने मर्डर किया होगा, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी ये कबूल नहीं करते कि उसमें से किसी ने मर्डर किया है। मतलब कि इनमें से कोई भी खूनी नहीं था। अब उसके बाद पुलिस का शक जाता है होटल में काम करने वाले शंकर, मोहन और लकी के ऊपर, क्योंकि ये लोग अपने बॉस को मारकर उसका पैसा हड़पना चाहते थे। ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए अब इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। लेकिन ये भी लोग कहने लगते हैं कि नहीं सर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने हमारे ओनर को नहीं मारा है, वो हमारे मालिक थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर को इस केस के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए वो इन लड़कों को इतना मारता है कि उनके पूरे शरीर का खून ही निकल जाता है।
वो इन 3 लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है ताकि आखिरकार इसमें से कोई तो एक लड़का अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। इतना ज्यादा मार खाने के बावजूद भी वो लोग यही कह रहे थे कि हमने हमारे मालिक को नहीं मारा है। अब इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर शंकर को तो नंगा करके मारता है, लेकिन ये लोग बस उनका मार सहन कर रहे थे। अब यहाँ पर ऑफिसर नारायण को उनकी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा दया आ जाती है। वो अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि सर प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, अगर इन लोगों में से कोई भी एक मर गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इतना मार खाने के बावजूद भी अगर ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे, मतलब कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो अब पुलिस इन तीनों को छोड़ देती है। यहाँ से ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों को हिला भी नहीं जा रहा था। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑफिसर नारायण आ जाता है और वो शंकर की हालत देखकर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि उनमें से सबसे ज्यादा हालत शंकर की बिगड़ चुकी थी। अब हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद जब ये लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी नारायण एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोकता है और सिगरेट पीने के लिए उतरता है। फिर वो शंकर को भी अपने पास बुलाता है और उससे कुछ बातचीत करता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। नारायण उसे कहता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी तक उस खूनी को ढूंढ रहा हूँ। जब पहली बार मैं क्राइम लोकेशन पर पहुंचा था तब मुझे नागन्ना के हाथ में किसी के बाल मिले थे और उन बालों को मैंने अपने पास छुपा लिया। फिर उसके बाद मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास चला गया और उनको इन बालों की जांच पड़ताल करने के लिए कहा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें जिन लोगों पर शक है उन लोगों के बालों का सैंपल लेकर आओ, और अगर ये और वो दोनों बालों का सैंपल मैच हो गया तो खूनी वही है। तो जब पिछली बार एक दिन शंकर को दूसरे जेल ले जा रहे थे तब उनकी गाड़ी के सामने एक बाइक वाला आ गया था, जिस वजह से पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया। और तभी इसी हड़बड़ाहट में नारायण ने शंकर के कुछ बाल नोच लिए और उन बालों की टेस्टिंग करने के बाद उसे पता चला कि नागन्ना के हाथ में जो बाल मिले थे वो बाल और शंकर के बालों का सैंपल मैच हो गया था। मतलब कि दोस्तों नागन्ना को और किसी ने नहीं बल्कि शंकर ने ही मारा था। जी हाँ दोस्तों, यही सच बात है। अब यहाँ पर नारायण शंकर से पूछने लगता है कि बताओ आखिरकार तुमने अपने ही पिता समान मालिक को क्यों मारा? तुम तो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उसने जो किया है वो मेरे सगे बाप ने भी किया होता तो मैं उसे भी मार देता। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहर में जो लड़कियों की किडनैपिंग हो रही थी उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि नागन्ना का ही हाथ था। वो अपने लोगों के साथ मिलकर शहर की बच्चियों को किडनैप करता और उन्हें बाहर के देशों में बेच देता। फिर उन लड़कियों को 2 प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते जिससे कि वो लड़कियां जल्दी जल्दी बड़ी होने लगती और फिर उन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। इस तरह से धंधा करते हुए लड़कियों को बेचकर नागन्ना को बहुत ही करोड़ों पैसे मिल रहे थे। लेकिन उस दिन पूजा और उसके टीचर्स लड़कियों को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर पूजा बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि नागन्ना ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा है और यहाँ पर उसे नागन्ना का असली सच पता चलता है। अब पूजा के साथ वो पीहू नाम की एक छोटी सी लड़की भी थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद पूजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नागन्ना के सामने जाकर उसे धमकी देती है। वो उसे कहती है कि तुम इन सभी लड़कियों को छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। सबूत के तौर पर मैंने तुम्हारी वीडियो भी ले ली है। लेकिन दोस्तों पूजा ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये देखकर नागन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को मार देता है। और उसके बाद वो ऐसा दिखाता है कि पूजा का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब ये सब कुछ वो छोटी लड़की पीहू छुप कर देख रही थी। जिस दिन शिवा की उन लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी तो वो अपने हाथ की चोट ठीक करने के लिए हॉस्पिटल आया था और वो छोटी बच्ची पीहू भी तब हॉस्पिटल में थी। तो वो शंकर को पूजा के साथ असलियत में क्या हुआ था उसके बारे में बताती है। और तब शंकर को पता चलता है कि उसका मालिक जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। उसे नागन्ना की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि नागन्ना ने पूजा को मारा है और बाकी लड़कियों का अपहरण उसने किया है। अब ये सब कुछ जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक रात नागन्ना को अकेला देखकर वो उसे बहुत ही बेरहमी से चाकू से बार बार स्टैब करके जान से मार देता है। इस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड पूजा की मौत का बदला लेता है और उन बाकी सारी बच्चियों को भी इंसाफ दिलाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर नारायण उसे बताता है कि इन सब में एक और आदमी शामिल है और वो है हमारे सीनियर ऑफिसर। मैंने उन्हें नागन्ना के साथ बातचीत करते हुए देखा था, लेकिन मुझे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसलिए मैं चुप था। अब उसके बाद नारायण और शंकर मिलकर ये दोनों उसके सीनियर ऑफिसर को जान से ही मार देते हैं और उसका सर काटकर
पुलिस स्टेशन के बाहर लटका देते हैं ताकि शहर में ऐसे हादसे दोबारा ना हो और वो दोबारा ऐसा काम करने की जुर्रत ना करे। उसके बाद नारायण और शिवा को ये भी पता चलता है कि नागन और सीनियर ऑफिसर तो बस मोहरे थे, उन लोगों का भी कोई बॉस है जो कि बाहर रहकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। इसलिए अब नारायण और शंकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि उस आदमी को मारकर जुर्म को खत्म कर सके। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।